कहा जाता है हमारे एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु के द्वारा हमारे संविधान के कवर पेज को सजाया गया था। ये बड़ी अच्छी बुक है, संविधान है हमारा। देखिए, हम संविधान को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप से कुछ प्रश्न करें। भारत के संविधान की विकास यात्रा, भारत का संविधान कोई यकायक नहीं बना है। इसके विकास के कई चरण रहे हैं, काफ़ी इसमें मेहनत हुई है, तब जाकर ये संविधान बना है। इसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बड़ा संघर्ष किया है, तब जाकर ये संविधान बना है। तो पढ़ने से पहले मित्रों, हमारे जहन में दो प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। पहला प्रश्न कि संविधान है क्या, संविधान है क्या, इसकी डेफिनेशन हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न, संविधान का महत्व क्या है, देश में हमारा संविधान किस स्वरूप में है, हमारे लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है। तो इन दो प्रश्नों का जवाब सबसे पहले हमें जानना चाहिए, तब हमें आगे का संविधान समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, संविधान क्या है। संविधान क्या है, जो आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। आंसर में मैं लिख रहा हूँ कि संविधान नियमों, उपनियमों, संविधान नियमों, उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान करता क्या है, हमारे 3 अंग हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी हमारा संविधान स्थापना करता है। इनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। बड़ी अच्छी जानकारी है। देखिए, इस प्रकार की सामान्य बातें कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछने को मिलती है कि संविधान है क्या, सीधा सा प्रश्न पुटअप होता है। तो संविधान नियमों, उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान लिखित है, अलिखित है। हमारे भारत देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बहुत सारे नियम और उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या करता है, स्थापना करता है। उनके शक्तियों का, दायित्वों का सीमांकन व जनता के मध्य संबंधों का अध्ययन भी करता है। बड़ी अच्छी जानकारी है, तो इन बातों को आप नोट करिएगा। इन बातों को देखने के लिए हमारे वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों, मूल्यों का दर्पण होता है। बड़ी अच्छी लाइन है। प्रत्येक संविधान, चाहे किसी भी देश का संविधान क्यों ना हो, उस देश के आदर्श, उद्देश्यों, मूल्यों का दर्पण होता है। हमारे संविधान में जो आदर्श अपनाए गए हैं, जो उद्देश्य है, मूल्य है, उनकी झलक भी हमें दिखाई देती है। वो झलक हमें कहाँ दिखाई देगी, वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है कि संविधान है क्या। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। देश की सर्वोच्च विधि क्या होती है मित्रों, संवैधानिक विधि होती है, संवैधानिक कानून होता है तथा सभी अन्य विधियां इस पर आधारित होती है। बाकी जो विधियां हैं, जो कानून है, नियम है, वो इस पर आधारित होते हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। संविधान क्या नहीं होता, एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये निरंतर पनपता रहता है। अब अपने आप से प्रश्न करके देखिए कि ये निरंतर कैसे पनपता है। क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहते हैं, नए नियम जुड़ते रहते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपराएं आज हमारे देश में
जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं या जो भी परंपराएं हैं वर्षों से चली आ रही है, परंपराएं भी देश के शासन में, हमारा देश में काम करने के लिए, शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश का शासन चलाने के लिए संविधान की भूमिका तो है ही, साथ ही हमारी जो परंपराएं हैं उनका भी बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। तो मित्रों, संविधान क्या है, इस बात की जानकारी हमारे सामने है। देखिए, आपको याद रखने वाली बात, संविधान नियमों, उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है। इसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका की स्थापना करता है। यह कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, यह निरंतर पनपता रहता है और वर्षों से चली आ रही परंपराओं का भी हमारे संविधान में या फिर देश के में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो ये सामान्य से जानकारी हमें संविधान को पढ़ने से पहले जरूर ज्ञान में होनी चाहिए। तो आगे देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न है, संविधान का महत्व क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि संविधान का महत्व क्या है। तो देखिए, क्या महत्व हमारे सामने आता है। संविधान का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाएगा कौन, कानून लागू कौन करवाएगा, इस प्रकार की बातें करता है। समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज के हर तबके के लोगों को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की जाए उसका निर्धारण भी हमारा संविधान करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। बड़ी अच्छी लाइन है डियर स्टूडेंट, बड़ी ही अच्छी लाइनें हैं। ऐसी लाइनें हमें प्रश्नों में देखने को मिलती है, 3-4 लाइनें होगी। किसके पास होता था, सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करता है। वह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण को सुनिश्चित करता है। बड़ी अच्छी लाइन है। समाज में निर्णय लेने शक्ति किसके पास होगी, ये हमें संविधान बताता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियाँ को निर्माण को सुनिश्चित करता है। ये समाज की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। समाज को बुनियादी पहचान कौन प्रदान करता है, संविधान करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम संविधान को अपनाए हुए हैं। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, राज्य व्यवस्था के कौन से 3 प्रमुख अंग होते हैं, इस बात की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये क्या है, राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं, की स्थापना करता है तथा शक्तियों व अधिकारों को परिभाषित करता है। संविधान इनकी स्थापना करता है, इनकी शक्तियों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरकुश व तानाशाह होने से रोकता है। मित्रों, यहाँ पर निर्गुण नाम है, जो मिसप्रिंटिंग है, ये होगा निरकुश, निरकुश नाम होगा, इसे निरकुश पढ़ना, निरकुश, ठीक है ना। यह राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित करता है, कर उन्हें निरकुश व तानाशाह होने से रोकता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी लाइन है। संविधान एक आईना है। संविधान क्या है, संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाई देती है। मित्रों, बड़ी ही अच्छी लाइन है। भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक हमें इस संविधान में दिखाई देती है। हमारा भविष्य क्या होगा, भूत क्या था और भविष्य कैसा होगा। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए। देखिए, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए। हमारे संविधान जब बना था तो इससे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे नियम, अधिनियम लाए गए थे और उन अधिनियमों को आधार बनाकर ही हमारा संविधान बना है। ब्रिटिश द्वारा समय समय पर अधिनियमों ने
भारतीय सरकार और प्रशासन की विधि के रूप में रूपरेखा तैयार की है। तो मित्रों, ये थी हमारी संविधान का महत्व की बात। संविधान का महत्व क्या है? तो यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, अभी रट लीजिए आप। यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, यह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है, संविधान राज्य व्यवस्था के तीनों अंगों की स्थापना करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये राज्य के अंगों को मर्यादित करता है, निरकुश व तानाशाह होने से रोकता है। संविधान लोगों को निरकुश और तानाशाही करने से रोकता है। ये अच्छी लाइन है। यह एक आईना है। यह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देता है, झलक है। तो हमारे संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए अधिनियमों से अनेक नियमों और उपनियमों को ग्रहण किया गया। कहा जाता है भारत देश का संविधान लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बना है। इसके साथ ही अंग्रेज़ों के द्वारा जो अधिनियम लाए गए उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। अब देखिए, ये तो बात सामान्य सी जानकारी हुई हमारे लिए कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है। इन बातों को आप जरूर याद रखें और इस प्रकार की सामान्य लाइनें कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलती है। 4 ऑप्शंस में मिलती है कि कौन सा राइट है ना। अब मित्रों है संविधान विकास के चरण। संविधान को एक साथ नहीं बना, इसके विकास में बहुत सारे चरण आए हैं। तो वो चरण कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले संविधान लागू होने से पहले किस प्रकार की स्थिति थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारे भारत देश में राज्य व्यवस्था थी, यानी राजाओं का राजतंत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ 16वीं शताब्दी में। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के उद्देश्य से सर्वप्रथम भारत में आई थी। धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य के प्रसार हेतु हमारी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक हमारे देश पर साम्राज्य किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सीमित करने हेतु इंग्लैंड से कुछ अधिनियम भेजे गए थे। इंग्लैंड सरकार उनके दायित्व को सीमित करने हेतु कुछ नियम या अधिनियम भेजती थी। उनके अनुसार ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर सकती थी या फिर अपना व्यापार कर सकती थी। वो कौन कौन से नियम अधिनियम है उसका हम अध्ययन करेंगे और उनका हमारे संविधान में क्या योगदान है। संविधान निर्माण की मांग क्यों उठी, कैसे उठी, इन सभी बातों का जिक्र हमें इन चरणों में मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन से वो चरण हैं, आप अपनी अंगुलियों पर रट लीजिएगा। परीक्षा में ये बहुत सारे कई बार प्रश्न आते हैं। जैसे पहला चरण है रेगुलेटिंग एक्ट 1793 ईस्वी। विद्यार्थियों, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर अंकुश लगाने हेतु इंग्लैंड सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में पारित किया गया। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट दूसरा अधिनियम आया। फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी आया। फिर चार्टर अधिनियम आए हैं 3, 1813, 1833 और 1853 ईस्वी। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। मित्रों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं और ये मेरे सामने भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था। 1909 का जो अधिनियम है उसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और ये अधिनियम जो है बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसकी बातें हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आया था और क्या इसके प्रावधान थे। तो चलिए, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919। ये तो रीढ़ की हड्डी थी। सभी अधिनियमों में से महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो भी मैं बताऊंगा। भारत शासन अधिनियम 1919, ये फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण। आज हमारे संविधान में सर्वाधिक जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 से लिए गए हैं, लेकिन 1919 से भी ज़्यादा 1935 से लिए गए हैं। अब 1935 में क्या थे वो बातें हम आगे पढ़ेंगे। 1935 के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि ब्रिटिश ताज को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करना पड़ा था। तो मित्रों, हम क्रम से इन सभी अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। इनकी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और परीक्षा में बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बहुत कम कोचिंगों में इस प्रकार के एक्ट पढ़ाए जाते हैं। मामला शॉर्टकट चलता है ना। सीधे प्रस्तावना से प्रारंभ करते हैं और संविधान को शॉर्टकट रूप में पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बड़ी अच्छी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1793 ईस्वी। क्या हुआ था इस अधिनियम में वो हम जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा देख लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 ईस्वी, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। वेरी गुड, वेरी मोस्ट बात है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी। वो लोग 7 लोग जो है एक व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने भारत में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, अपना एकल व्यापार प्रारंभ कर दिया। वहाँ यहाँ तक कि इंग्लैंड सरकार को भी ये कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके कार्यों को सीमित करने हेतु यानी कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। वहाँ से एक रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक अधिनियम बनाकर भारत भेजा गया था कि आप इसमें जो नियम अधिनियम लिखे गए उन्हीं के अनुसार भारत देश में व्यापार कर सकते हो। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है। भारत के संविधान में भी इसका विशेष महत्व है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। वेरी मोस्ट, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण यानी ब्रिटिश की संसद का नियंत्रण किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। अब देखिए ये प्रावधान किस प्रकार से हैं। तो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। ये तो एक नॉर्मल बात है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसे ध्यान कर लेना। आपको पूछा जा सकता है कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट या अधिनियम, कंपनी के अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई। तो 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी को। इसके अंतर्गत बंगाल और बिहार, उड़ीसा शामिल थे। इस कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए गए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इप्पे को इसका प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सबसे पहले भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
एलिजा इपे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो बड़ी अच्छी जानकारी है, आप इसे ज़रूर देखें। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, देखिए गौर कीजिएगा, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति, पहले अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद यानी 4 सदस्य परिषद हुआ करती थी, कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी सबसे पहले यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ जो है भारत के सचिव की पूर्व अनुमति लेकर ही कानून बनाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसे अंडरलाइन कर लेना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताओ, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार के 3-4 नाम आएंगे, वो जो नाम है वो कंफ्यूज भी करेंगे आपको। तो आज ही आप ध्यान रखना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। और किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में भारतीय लोगों से रिश्वत लेने को प्रतिबंधित किया गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है, जब तक ये अधिनियम नहीं आया था तब तक बड़ी मनमानी करते थे, रिश्वत लेते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, कर्मचारियों को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी वो, का नियंत्रण बढ़ गया, यानी ब्रिटिश संसद का यहाँ पर नियंत्रण हो गया। अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो चुपचाप अपना व्यापार नहीं कर सकते थे, बल्कि व्यापार की संपूर्ण जानकारी जो है ब्रिटिश ताज को देनी पड़ती थी या ब्रिटिश संसद में देनी पड़ती थी। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया, यानी आपने कितना व्यापार किया, किस प्रकार से किया, कितना धन कमाया, ये सारी बातें जो है ब्रिटिश संसद में इनको बतानी होती थी। तो आप क्या समझे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का है। इसकी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आया था, लेकिन कलकत्ता में इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इपे थे, इस बात को भी ध्यान रखना। और इसमें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे और वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर स्थापना की गई थी, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जिसका नियंत्रण व्यापार करने वाले लोगों पर लागू हुआ था। और भारत में जो व्यापार करते थे उनकी जानकारी उनको देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इसके बाद दूसरा हमारा चरण आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। अब इसमें क्या सेटलमेंट होता है वो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक एक्ट लाया गया था विद्यार्थियों। किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ कमियां रह गई थी और उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट के नाम से आप याद रख सकते हैं, जिसके तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल और बिहार, उड़ीसा के लिए भी शक्ति प्रदान की गई थी। यानी जिसके तहत कोलकाता की सरकार को, कोलकाता में जो सरकार थी उस सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण यानी कानून निर्माण, क्या नाम आया है? विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। बड़ी अच्छी बात है। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। बड़ी अच्छी लाइन है। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था? एक तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना,
गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय, जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों को सीमांकित करना था। इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये सेटलमेंट एक्ट 1781 ईस्वी पढ़ रहे हैं हम। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई, सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध, अब देखिए बड़ी अच्छी बात आ रही है, कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को सीमित कर दिया अधिकारों को, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, लेकिन वो लोग एक सरकारी अधिकारी जरूर होने चाहिए। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए थे। शासकीय कार्य से ये बाहर हो गए थे इस अधिनियम के द्वारा। तो एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय तो स्थापित किया गया, लेकिन उनके अधिकारों को यहाँ पर सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सीमित कर दिया गया था। ये एक बुरी बात थी। न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया था। ये बहुत अच्छी बात थी सेटलमेंट एक्ट की, कि न्यायालय की अपनी आज्ञा व आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने के समय ये ध्यान रखना है कि भारत में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करे, उसमें कोई खाई पैदा ना करें। ये बात इसे सेटलमेंट एक्ट में कही गई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद में आया था। तो इसमें इतनी कुछ महत्वपूर्ण बातें सेटलमेंट एक्ट में नहीं है, कुछ एक दो लाइनें हैं जिस पर डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चरण है पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा सेटलमेंट एक्ट और तीसरा है पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसे आप ध्यान से देखिएगा। पीस्ट इंडिया एक्ट, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, जरूर ध्यान रखिएगा, पीस्ट इंडिया एक्ट को विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल और या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे जिसे, को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण यानी मॉनिटरिंग करने की अनुमति दे दी गई थी। निदेशक मंडल जो है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर जिस संस्था की स्थापना की गई थी उसे ये अधिकार दे दिया गया कि कंपनी के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनका आप अधीक्षण यानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जांचें कर सकते हैं, ये बात कह दी गई थी। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया था। देखिए हमारे राज्य में एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है ना, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। निदेशक मंडल व नियंत्रण बोर्ड दो संस्थाएं स्थापित कर दी गई थी, दोनों को अलग अलग। इसीलिए सबसे पहले जो द्वैत शासन है, ये प्रश्न बहुत बार आया है, इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था शुरुआतें हुई थी। विद्यार्थियों इस बात को नोट कर लेना कि द्वैत शासन व्यवस्था की झलक हमें किस अधिनियम में सर्वप्रथम दिखाई देती है, तो वो पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें दिखाई देती है। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत पीस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा प्रारंभ हुई थी। इस बात को आज ही अपने दिमाग में ले लेना। इस अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। यह अधिनियम पीस्ट इंडिया एक्ट कौन से वह दो कारण देखिए। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी